स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत स्टडी करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का। आज हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी प्रीवियस वीडियो में जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने रिमूविंग एडवर्ब टू बताया था कि किस प्रकार एडवर्ब टू को हम रिमूव करते हैं और जब रिमूव करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आपके सामने पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। अब इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते उसमें कुछ रूल होते हैं, थोड़ा उसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको। जैसे इसका रूल है कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि इज, आर, एम, वाज, वर एक्सेट्रा, तो उस हेल्पिंग वर्ब को वाक्य में सबसे पहले ले आते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस रहेगा उसको हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या तो व्हाट, व्हेन, वेयर से स्टार्ट होता है, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में रखते हैं। तो अब जैसे इसमें देख लीजिए, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। टैगोर एक महान कवि थे। अब इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज है। इसकी हेल्पिंग क्या है? ये वाज है। तो हम वाज को शुरू में रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट टैगोर लिखेंगे, फिर उसके बाद जो बाकी सेंटेंस हैं अ ग्रेट पोएट, हम इसको लिखेंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए, हमने क्या बताया, रूल क्या है। देखिए हम क्या करें, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे जानते हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहता है, तो हमने ये वाज को शुरू में रख दिया, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, टैगोर लिख दिया यहाँ पर। हाँ, एक चीज ध्यान देना है कि आपको यदि ऊपर वाला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है, आप जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हम उसमें नॉट लगा देंगे, और यदि असर्टिव सेंटेंस में नॉट रहता तो हम इंट्रोगेटिव बनाते समय उसको हटा देते। अब देखिए यहाँ पर जैसे टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, इसमें नॉट नहीं है तो हम इंट्रोगेटिव बनाते समय हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो जरा एक बार दोनों के सेंस को भी देख लेते हैं। ऊपर वाले में क्या बोला है, असर्टिव सेंटेंस में बोला है कि टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि थे। नीचे वाले में क्या करा है, वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट, क्या टैगोर महान कवि नहीं थे, अर्थात टैगोर महान कवि थे। क्या करा है, क्या टैगोर महान कवि नहीं थे, मतलब टैगोर महान कवि थे। भाई दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि यू कैन नॉट विन दिस मैच, तुम इस मैच को जीत नहीं सकते। क्या बोला है, यू कैन नॉट विन दिस मैच, तुम इस मैच को जीत नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जानते हैं कि इसका जो हेल्पिंग मतलब ये मॉडल जो है कैन, इज, आर, एम, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड जो भी रहे उसको हम शुरू में लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए नॉट है, जब नॉट है तो हम नॉट हटा देंगे इंट्रोगेटिव बनाते समय। बाकी सेंटेंस को जैसे चेंज कर रहे थे उसी तरह चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने कैन है, कैन को यहाँ लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट यू, यू को हमने लिखा। अब देखिए नॉट इसमें है तो नॉट हटा देंगे। उन्होंने बताया था यदि असर्टिव सेंटेंस में नॉट है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हटा देंगे और नहीं है तो लगा देंगे। जैसे ऊपर वाले में नहीं था तो हमने यहाँ पर लगा दिया था, ठीक। उसी तरह कैन यू विन दिस मैच, ऊपर वाले में ज़्यादा फिर से दोनों का मीनिंग देख लेते हैं तो समझ में आएगा। ऊपर वाले में कह रहा है कि यू कैन नॉट विन दिस मैच, तुम इस मैच को जीत नहीं सकते। नीचे वाले में क्या कह रहा है, कैन यू विन दिस मैच, क्या तुम इस मैच को जीत सकते हो, अर्थात तुम इस मैच को जीत नहीं सकते। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, कह रहा है कि वह मेरी दयालुता को कभी भूलेगा नहीं। क्या बोला है, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, वह मेरी दयालुता को कभी भूलेगा नहीं।
तो हम इसको कह सकते हैं ना कि क्या वह मेरी दयालुता को कभी भूलेगा, हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, मैंने बताया था कि हम विल को क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मॉडल हो, चाहे इज आर एम वाज वेयर हैज बीन हैव बीन माइट हैव, कुछ भी उसको हम शुरू में लाएंगे, या मॉडल्स हो कैन कुड मे माइट वुड शुड, तो हम भी उसको शुरू में लिखेंगे। तो हमने विल को शुरू में लिख दिया, ठीक। उसके तुरंत बाद इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, यदि सेंटेंस में नेवर रहे तो उसका एवर हो जाएगा, नेवर का क्या हो जाएगा, नेवर का एवर हो जाएगा, और नो है तो उसका एनी हो जाएगा। क्या बताया मैंने, नेवर है तो उसका एवर चेंज हो जाएगा, यदि नेवर आया है तो एवर में चेंज जाएगा, और नो है तो एनी में। तो अब यहाँ पर देखिए नेवर है तो एवर में चेंज हो गया, और बाकी सेम उसी तरह फॉरगेट माई काइंडनेस। अब जरा दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग को भी देख लेते हैं। ऊपर वाले में क्या कर रहा है, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, क्या वह कभी मेरी दयालुता को भूलेगा। नीचे वाले में क्या कर रहा है, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, सॉरी बार मैं फिर से देख लेता हूँ। ऊपर असर्टिव सेंटेंस क्या बोला है, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, वह मेरी दयालुता को कभी भूलेगा नहीं। असर्टिव सेंटेंस क्या बोल रहा है कि ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, वह मेरी दयालुता को कभी भूलेगा नहीं। अब नीचे वाले में क्या कर रहा है, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, क्या वह मेरी दयालुता को कभी भूलेगा, अर्थात वह मेरी दयालुता को कभी भूलेगा नहीं। क्योंकि हम बातचीत करते समय कभी हम ऐसे बोलते हैं ना, हम अक्सर सुनते होंगे कि किसी ने कहा कि क्या तुम मुझे भूल पाओगे, मतलब कोई व्यक्ति बहुत प्रिय है तो उसे बोलते हैं क्या तुम मुझे भूल पाओगे, तो वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य वही है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी अ गुड बॉय, टीचर ने राकेश से कहा एक गुड बॉय बनने के लिए, टीचर ने राकेश से एक अच्छा लड़का बनने के लिए कहा। अब देखिए हम इसमें भी क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाएंगे, ठीक है, लेकिन हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, टेंस का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए द टीचर आस्क्ड राकेश, यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जैसा आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो डिड लगता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। क्या लगता है, डिड लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो आइए देखते हैं, देखिए यहाँ ये सेंटेंस जो है द टीचर आस्क्ड राकेश, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसकी हेल्पिंग क्या होगी, डिड होगी। डिड के तुरंत बाद सब्जेक्ट हम लगाएंगे, जैसा कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, द टीचर सब्जेक्ट है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए ये द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी गुड बॉय, इसमें नॉट नहीं है, तो हमने बनाते समय हमने क्या बताया था, नॉट नहीं है तो हम नॉट लगा देंगे। देखिए नॉट लगा दें। अब यहाँ पर आस्क, ये फर्स्ट पर्सन, सॉरी ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा वर्ब का। क्यों, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में और जब डिड लगता है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में जब डिड लगा होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। तो आस्क राकेश टू बी अ गुड बॉय। अब जरा इसके मीनिंग को भी देख लेते हैं तो समझ में आएगा। देखो ऊपर वाले में क्या करा है, द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी गुड बॉय, टीचर ने राकेश से कहा एक अच्छा लड़का बनने के लिए। अब इंट्रोगेटिव में क्या बोल रहा है, डिड द टीचर नॉट आस्क राकेश टू बी गुड बॉय, क्या टीचर ने राकेश से एक अच्छा लड़का बनने के लिए नहीं कहा, अर्थात कहा। क्या टीचर ने राकेश से एक अच्छा लड़का बनने के लिए नहीं कहा, अर्थात टीचर ने राकेश से अच्छा लड़का बनने के लिए कहा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नो वन नोज यू, असर्टिव सेंटेंस है, कह रहा है कि तुम्हें कोई नहीं जानता। क्या कह रहा है, तुम्हें कोई नहीं जानता। अब हम इसको चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव में, तो सबसे पहले हम टेंस पर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ नोज है, नो में एस लगा हुआ है, जब वर्ब में एस या ई एस लगा रहे तो इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, सॉरी, जब वर्ब में एस या ई एस लगा रहे तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब हम इसे जब इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो जैसा जो आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू या डज आती है। अब डू लगेगा कि डज लगेगा अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। और दूसरी बात, यहाँ जो नो है हमने बताया था, नो के एनी में चेंज कर देते हैं, जैसे नेवर को एवर में चेंज कर देते हैं उसी तरह नो को एनी में चेंज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे चेंज किया गया है। देखिए हमने क्या बताया,
पहली बात कि ये जो सेंटेंस है कि नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब में यस लगा हुआ है, तो वर्ब में जब यस या यस लगा रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू या डज होगी, तो हम डज लिखेंगे, क्योंकि ये नो वन किस में चेंज आएगा? नो का चेंज जाएगा एनी में, तो एनी वन हो जाएगा। फिर उसके बाद सेम वर्ड्स उसी तरह रहेगा। डस एनी वन नो यू। अब जरा हम दोनों के मीनिंग को भी देख लेते हैं। क्या कर रहा है ऊपर वाले में? कह रहा है कि नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता। क्या कर रहा है? तुम्हें कोई नहीं जानता। नीचे वाले में क्या कर रहा है? डस एनी वन नो यू, क्या तुम्हें कोई जानता है? मतलब तुम्हें कोई नहीं जानता। हम इसको इस तरह एक तरह से और भी बना सकते हैं, इस तरह इससे भी लिख सकते हैं हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है। ऊपर वाले में क्या बोला? असर्टिव बोला है कि नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता। अगर हम इस तरह बोले कि हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है, अर्थात तुम्हें कोई नहीं जानता। अधिकांश लोग बात करते समय कहते हैं ना, तुम्हें कौन जानता है, तुम्हें कौन पैसा देगा, तुम्हारी कौन मदद करेगा। उसका कहने मतलब यही है, तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम्हें पैसा कोई नहीं देगा, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। अब भाई नेक्स्ट देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। इसमें कह रहा है कि एवरीबडी लाइक्स टू बी ग्रेट, प्रत्येक व्यक्ति महान बनना चाहता है। क्या कर रहा है? प्रत्येक व्यक्ति महान बनना चाहता है। अब देखिए इसमें लाइक्स है, लाइक में एस लगा हुआ है, इसका मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो जब हम उसे चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव में, तो आप जानते हैं कि डू या डस का प्रयोग होगा। तो एवरीबडी है तो डस लगेगा, डस एवरीबडी लाइक टू बी ग्रेट। देखिए इस तरह बनेगा, डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट आता है तो एवरीबडी हो गया। अब देखिए इसमें नॉट नहीं है, नॉट नहीं है तो इसमें नॉट लगाया गया है। नॉट नहीं है, हमने बताया था ना, यदि नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे, और नॉट है तो हटा देंगे। तो डस एवरीबडी नॉट, फिर लाइक टू बी ग्रेट। अब दोनों का मीनिंग देख लेते हैं। ऊपर वाले में क्या बोल रहा है? एवरीबडी लाइक्स टू बी ग्रेट, प्रत्येक व्यक्ति महान बनना चाहता है। नीचे वाले में क्या कर रहा है? डस एवरीबडी नॉट लाइक टू बी ग्रेट, क्या प्रत्येक व्यक्ति महान नहीं बनना चाहता? मतलब प्रत्येक व्यक्ति महान बनना चाहता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस है, कह रहा है कि इट इज नो गुड टू हेल्प दिस मैन। थोड़ा सा गलत हो गया है, सही कर दे रहा हूँ। हाँ करेक्शन हो गया फ्रेंड्स, थोड़ा सा एडिट करने में गलती हो जाती है। देखिए इसमें क्या कर रहा है? कह रहा है कि इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, इस गरीब व्यक्ति की मदद करने से कोई लाभ नहीं है। ठीक, तो हम ठीक उसी तरह बनाएंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब इज है तो हमने पहले कर देंगे इज, फिर उसके बाद इट है तो इट लगाएंगे, नो का चेंज कर देंगे एनी में, फिर गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। देखो अब यहां हो गया इज शुरू हो गया शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट इट हो गया, नो का एनी हो गया, फिर बाकी उसी तरह गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। सॉरी यहाँ पर फार हो गया है, फिर इसको चेंज कर, हाँ देखिए चेंज हो गया। इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। अब जरा दोनों की मीनिंग भी देख लेते हैं। क्या करा है? इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, इस गरीब व्यक्ति की मदद करने से कोई लाभ नहीं। इसमें क्या बोला है? इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, क्या इस गरीब व्यक्ति की मदद करने से कोई लाभ है? क्या इस गरीब व्यक्ति की मदद करने से कोई लाभ है, अर्थात इस गरीब व्यक्ति की मदद करने से कोई लाभ नहीं है। या हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी दे देता है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस तरह देगा तो इस तरह आप चेंज कर लेंगे एक रूल के अनुसार, लेकिन इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आप ऐसे भी दे देता है। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन। हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन, इस गरीब व्यक्ति की मदद करने से क्या लाभ है, अर्थात इस गरीब व्यक्ति की मदद करने से कोई लाभ नहीं है। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में क्या कर रहा है कि असर्टिव सेंटेंस है कि देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। क्या बोल रहा है? कि उनका यश कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो बोल रहा है कि उनका यश कभी समाप्त नहीं हो सकता। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दे, हाँ ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड,
उनका यश कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो हम उस जैसे बना रहे तो इस तरह बना देंगे, कैन को शुरू में लाएंगे, कैन, फिर सब्जेक्ट देयर ग्लोरी, नेवर का एवर, फिर फेड। इस तरह हो जाएगा, देखिए हमने कहा ना, इस तरह कैन हो जाएगा, सॉरी डबल कैन हो गया है उसको, सॉरी फ्रेंड्स एडिटिंग करने में थोड़ी गलती हो गई है, मैं थोड़ा जल्दबाजी में था इसलिए ध्यान नहीं दे पाया कि कहाँ सा मिस्टेक है, लेकिन मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। हाँ देखिए क्या बोल रहा है कि इसका जो मॉडल है कैन है, शुरू में रहेगा, फिर देयर ग्लोरी हो जाएगा, नेवर का एवर हो जाएगा, फेड। फेड अब देखिए इसमें का क्या रहा, दोनों मीनिंग देख लीजिए। ऊपर वाले में बोल रहा है कि देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी जो ग्लोरी है कभी समाप्त नहीं हो सकती। ग्लोरी मतलब यश, वैभव। और नीचे वाले में क्या कर रहे हैं, कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, क्या उनकी ग्लोरी कभी समाप्त हो सकती है, क्या उनका यश, क्या उनका वैभव कभी समाप्त हो सकता है, अर्थात कभी नहीं समाप्त हो सकता। तो स्टूडेंट्स ये रहा असेटिव से इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करना है, मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और भी वीडियो की आवश्यकता होगी तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।